वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना कंप्यूटर अवेयरनेस पे नेटवर्किंग एंड इंटरनेट का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसके हम करीबन 4 से 5 वीडियोस बनाएंगे पार्ट में, और इसमें हम अपना सारा इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड जो टॉपिक आपके क्लर्क्स एंड पीओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें लाएंगे, और अगर आपके कोई और भी इससे रिलेटेड टॉपिक आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे को बता सकते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे आपको हमारे वीडियो के सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट ईजिली अपडेट फ्रॉम अवर साइट। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो प्लीज़ आप उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वो उसका बेनिफिट ले सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि एक्चुअल में जो इंटरनेट था उसकी शुरुआत हमारी कैसे हुई है। तो उसमें मैंने आपके सामने ये लेकर आई हूँ कि इन 1916 यानी कि 960 में एक एजेंसी थी जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा करके, जो कि एक यूएसए की डिफेंस की जो डिफेंस एंड रिसर्च की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने बनाई थी आपस में इनके जितने भी कंप्यूटर्स थे उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, और इस नेटवर्क को उन्होंने बोला था आरपानेट। ओके, और इसका जो मेन गोल था वो क्या था, डेटा को शेयर एंड अपना जो उनका प्रोसेसिंग टाइम था उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, क्योंकि सारे जो कंप्यूटर हैं वो अगर एक साथ एक दूसरे से ज्वाइन होंगे तो वो अपना प्रोसेसिंग टाइम जल्दी से कवर कर लेंगे। अगर एक कंप्यूटर खाली है, दूसरे कंप्यूटर के पास ज़्यादा वर्कलोड है, तो वो दूसरे कंप्यूटर के पास भेज सकता है कि भाई मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से डेटा शेयर हुआ और प्रोसेसिंग टाइम भी तेज़ी से हुआ, और इसीलिए इनको कनेक्ट करा गया था बेसिकली किनसे, टेलीफोन लाइंस एंड सैटेलाइट लिंक्स से। ओके, एंड दिस क्रिएशन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसे हम क्या कहते हैं, द इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं। एंड ये जो आपका इंटरनेट है ये क्या कैरी कर सकता है, कोई भी डिजिटल सिग्नल ये कैरी कर सकता है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ग्राफिक, कोई भी साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क की जो डेफिनेशन है वो फिर क्या कहलाएगी, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर। बेसिकली दो, बीच में एक सर्वर जरूर होगा आपका, ये आपके कंप्यूटर हैं, ये सर्वर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। तो बेसिकली टू और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर का जो कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अब सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है इसका रिसोर्स शेयरिंग का, मतलब कि जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं हमारे सपोज हमारे 4 कंप्यूटर्स हैं, इन चारों के पास अपने अपने रिसोर्सेज है। किसी के पास प्रिंटर है, ठीक है, किसी के पास स्कैनर है, और ये सब आपके कहाँ हैं, दूर दूर एक दूसरे से अटैच्ड हो रखे हैं। अगर एक को सपोज ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, अगर आप इसी तरीके से इसके पास भी प्रिंटर है, ठीक है, सपोज ये आपका सी कंप्यूटर है, प्रिंटर जो कंप्यूटर ए है उसका प्रिंटर क्या हो गया, खराब हो गया, तो अगर उसे अपना प्रिंट आउट निकालना है तो वो फिर बैठा रहता, लेकिन ये सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तो वो प्रिंटर जो सी के पास है अवेलेबल है उसको वो शेयर कर सकता है। तो यानी कि बेसिकली रिसोर्सेज जो है, जो इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये तो मैंने एक आउटपुट डिवाइसेस का लिया है, आपके पास इन सबके पास ही अपनी एक स्टोरेज मीडिया भी होगी। अगर एक का स्टोरेज खत्म हो रहा है तो वो दूसरे के स्टोरेज एरिया में जाके अपना डेटा स्टोर भी कर सकता है। तो यानी कि एक दूसरे के रिसोर्सेज वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अ नेटवर्क इज नीडेड बिकॉज ऑफ द डिजायर टू शेयर द शेयरेबल प्रोग्राम्स, यानी कि अगर एक के पास कोई प्रोग्राम है, अगर उसी प्रोग्राम की जरूरत किसी दूसरे बी को या सी को पड़ रही है तो वो शेयर हो सकता है। कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई वो हार्डवेयर ही हो, कोई प्रोग्राम या कोई वो डेटा भी हो सकता है, अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क विदाउट रिगार्ड टू द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द यूजर। मतलब कि वो एक दूसरे
दूसरे से बहुत दूर है लेकिन वो एक दूसरे की चीज़ें क्या कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं. यू कैन ऑल्सो शेयर प्रोसेसिंग लोड ऑन वेरियस नेटवर्क रिसोर्सेज. इवन आप किसी के पास ज़्यादा वर्कलोड है तो वो भी शेयर हो सकता है कि उसे सी और बी बांट ले, कि वो आधा काम सी कर ले उसका और आधा काम बी कर ले. तो आपका जो ए कंप्यूटर है उसका जो है वर्कलोड वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, प्रोसेसिंग लोड. तो इस तरीके से यही इसका मेन एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज क्या है, हाई रिलायबिलिटी. हाई रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि आपके ये तीन कंप्यूटर है जो एक दूसरे से क्या हो रखे हैं, अटैच्ड हो रखे हैं. अगर ये सोचिए कंप्यूटर ए आपका क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि उसमें कोई फॉल्ट आ गया, वो खराब हो गया, तो यानी कि अभी बी एंड सी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. तो अगर कोई डेटा ए के पास है उसका जो रेप्लिका यानी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बी के पास और सी के पास भी अवेलेबल होगी. तो यानी कि ये कंप्यूटर नेटवर्किंग आपकी हाईली रिलायबिलिटी के लिए भी इसका एडवांटेज है कि आपका वो डेटा यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा. रिसोर्स आपका एक फेल हुआ है लेकिन बाकी अवेलेबल है, तो आपका काम रुकेगा नहीं. सो यहीं पर ये बता रहा है कि आर नेटवर्क में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जांपल रेप्लिकेटेड फाइल्स, मतलब कि रेप्लिकेटेड यानी डुप्लीकेट. ओके, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट फाइलें आपकी सी और बी के पास भी होगी. मल्टीपल सीपीयू, इसके पास भी अपना एक सीपीयू होगा, इसके पास भी अपना एक सीपीयू होगा. यानी कि अगर एक का प्रोसेसर खराब हो गया तो ये आपके पास अभी भी दो प्रोसेसर अवेलेबल है अपने डेटा पे प्रोसेसिंग कराने के लिए. इन केस ऑफ वन रिसोर्स फेलियर द अदर कुड बी यूज्ड एंड द सिस्टम कंटिन्यू टू ऑपरेट एट रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस. मतलब कि परफॉर्मेंस थोड़ी रिड्यूस जरूर होगी. कहाँ तीन कंप्यूटर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, कहाँ अब दो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस डाउन जरूर होगी लेकिन काम नहीं रुकेगा, काम होता रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर मिलिट्री. किसके हिसाब से जरूरी थी ये, मिलिट्री, आपका जो बैंकिंग है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, इन सब में कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद साबित हुई. कि अगर आपका जो रिसोर्स है वो फेल हो गया तो दूसरा रिसोर्स आपका बैकअप दे सकता था. ठीक है, तो ये हाई रिलायबिलिटी भी इसका दूसरा एडवांटेज है. नेक्स्ट एडवांटेज तीसरा कि कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज, कि इसमें आपकी पैसों की भी बचत कैसे हो रही थी. और नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ मैनी पावरफुल स्मॉल कंप्यूटर्स, मतलब कि आपके नेटवर्क में काफ़ी सारे छोटे छोटे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, वन पर यूज़र, और हर किसी कंप्यूटर का एक यूज़र होता है. वी कैन कीप द डेटा एंड एप्लीकेशन ऑन वन और मोर शेयर्ड एंड पावरफुल फाइल सर्वर मशीन. हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है या हमारी जो एप्लीकेशन है उसे हम एक या इससे ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने सर्वर पे. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल. हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ चुके हैं कि बीच में एक सर्वर होता है, उससे क्या होते हैं सारे आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. तो जो भी डेटा होता है वो सर्वर के पास होता है. तो यहाँ से भी ये वाला जो ए है ये भी यहाँ से सर्वर से डेटा उठा सकता है, बी भी, सी भी, डी भी. इस तरीके से ये एक तरीके से एक दूसरे का डेटा ले सकते हैं. सच मॉडल ऑफर्स अ मच बेटर प्राइस इन परफॉर्मेंस रेशियो देन ओल्ड मेन फ्रेम, क्योंकि मेन फ्रेम एक बहुत ही हाईली कॉस्टली था. माना कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि आप 4 स्मॉल कंप्यूटर को यूज़ करके अपनी कैपेसिटी वैसे ही बढ़ा लेंगे, आपको कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है. इट प्रेजेंट मैनी सर्वर, इससे क्या होता है, इसमें काफ़ी सर्वर सर्विसेज हैव बीन मूव टू इंटरनेट बेस्ड सोर्सेज सेटअप बाय थर्ड पार्टी एंड शेयर्ड बाय मैनी कॉल्ड क्लाउड. आजकल आप समझ सकते हैं कि आजकल डेटा हमारा क्लाउड पे भी जो होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आजकल हमारा जो डेटा है वो क्लाउड बेस्ड भी स्टोर होता है. अब हमारे को सर्वर पे सीधा डायरेक्ट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती. हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाता है, क्लाउड पे. ये क्लाउड कंप्यूटिंग टोटली एक डिफरेंट आपका टॉपिक सब्जेक्ट है, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे. लेकिन हाँ ये है कि आज की डेट में क्लाउड्स में भी हमारा डेटा क्या होता है, सेव होता है. दिस अलाउज यूजर्स टू यूज मोर पावरफुल सर्वर एप्लीकेशन एंड डेटा सर्विसेज विदाउट मेंटेनिंग सर्वर. यहाँ पे हमें सर्वर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती जब हम क्लाउड को यूज़ करते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए. ओके, जब हम IT ऑफिसर या हम गेट के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, डेफिनेटली हम
इन सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं करना है हमें। हम आगे बढ़ते हैं, हम एडवांटेजेस पे बात कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्किंग की। जो चौथी आपकी है एडवांटेज वो है स्केलेबिलिटी। मतलब कि इसका मतलब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप उसका जो स्केल है यानी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप उसकी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं अपने नेटवर्क की? आपके पास दो कंप्यूटर एक नेटवर्क में, अगर आप तीसरा जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका भी अपना एक सीपीयू होगा, उसकी भी अपनी एक डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी होगी। तो इससे क्या होगा, आपका उसकी परफॉर्मेंस आपके नेटवर्क की इंक्रीज हो जाएगी। फिर अगर आप एक और चौथा लगा लेंगे तो इसमें भी इसके पास भी अपना एक सीपीयू होगा, अपना एक डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होगी। सो आपका जब ये भी इससे सबसे जुड़ जाएगा, ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ऐसे केस में इनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इनको जो इनका अपग्रेड करते चले जाएंगे इनको, और ये इनके परफॉर्मेंस दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द एबिलिटी टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बाय एडिंग मोर प्रोसेसर्स, इंक्रीमेंटल अपग्रेड। ओके, फिफ्थ लास्ट वन जो आपका एडवांटेज है वो क्या कह रहा है, पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम है। इसके थ्रू डिफरेंट लोग एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट मीटिंग टू ईच अदर। वो अलग अलग लोकेशन पे हैं लेकिन वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यही इसकी डेफिनेशन में है कि इन द लॉन्ग रन द यूज ऑफ नेटवर्क टू एनहेंस ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन में प्रूव मोर इम्पॉर्टेंट देन टेक्निकल गोल्स सच एज इम्प्रूव रिलायबिलिटी। ओके, माना कि आपके टेक्निकल गोल्स भी हैं कि आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो आप अपना काम का लोड है उसे कम कर सकते हैं, तेजी से उसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और है चीज कि यहाँ पे एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं जो दूर एक दूसरे से बैठे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि इंटरनेट बेसिकली है क्या। इसको हम बहुत शॉर्ट में करेंगे, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। इंटरनेट का मतलब है इंटरकनेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ नेटवर्क्स। इसमें काफ़ी सारे हजारों नेटवर्क एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये आपके कब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, 1967 में। और द वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, इसकी जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है उसको हम बोलते हैं WWW, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इस एप्लीकेशन को यूज करके आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट एंड WWW आर ऑफन यूज एट सिनोनिमस। ये आप इसको एक दूसरे का क्या मानते हैं, सिनोनिमस मानते हैं, विच इज टेक्निकली नॉट करेक्ट, एज द वेब इज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज। क्योंकि वेब का मतलब क्या होता है, ये कलेक्शन होती है जितने भी आपके इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं उनके कलेक्शन को वेब बोलते हैं। इसलिए इंटरनेट और WWW दोनों सिनोनिमस नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। आगे आते हैं कि WWW इसको कब स्टार्ट करा गया था, 1989 में स्टार्ट किया गया था। किसने इसे स्टार्ट करा था, सर टिम बर्नर ने, ली एट फिजिकल लेबोरेटरी, जिसको बोलते हैं CERN। ओके, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें प्लीज नोट डाउन करते रहिए। द WWW ने प्रोवाइड क्या करा था आपको, पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट एंड क्लिक क्या होता है, अगर आप कभी भी कोई पेज खोलते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टेक्स्ट होते हैं वो ब्लू कलर के शो होते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन भी हो रखी होती है। और जैसे ही आप उसके पास अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो आप अगर आप क्लिक करते हैं तो उससे टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट पेज नेक्स्ट उस पर खुल जाता है टैब पे, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। ओके, सो यही है WWW ने क्या प्रोवाइड करा था, पॉइंट एंड क्लिक, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट कर सकते हैं और अगर उस पर हाइपर टेक्स्ट लगा होगा लिंक तो वो खुल जाएगा। तो पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस टू टेक्स्ट, किसी भी वो टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लग सकता है, किसी भी इमेज पे, किसी भी साउंड पे, मूवी पे, दैट हैज प्रूवन टू बी वेरी इजी टू यूज। दिस फीचर वॉज मेड अवेलेबल ड्यू टू हाइपर टेक्स्ट, जो आपके हाइपर टेक्स्ट के थ्रू इसे ये अवेलेबल हुआ था, दैट प्रोवाइड्स अ पॉइंट एंड क्लिक लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन WWW।
टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन और इंटरनेट, आपको अगर जब इंटरनेट से जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो आपको कोई एक सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत ही जो कॉमन आपके जो वेब ब्राउजर्स हैं उनके नाम हमने दे रखे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, बहुत सारी हैं ऐसे, आपके ओपेरा भी हैं, बहुत सारे आज की डेट में आ चुके हैं वेब ब्राउज़र जिनका यूज़ करके आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये एक्चुअली ये आपका इन्वॉल्व होता है इम्प्लिसिटली द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। आपके डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किए जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना आपका डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, डेटा आपका कैसे भी ट्रांसमिट हो सकता है, ये डिजिटल वे में भी हो सकता है, एनालॉग, ज़्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे। डिजिटल में आपका डेटा डिजिटल फॉर्मेट में जाता है, एनालॉग में इस तरीके से वेवी लाइंस के थ्रू आपका जाता है। तो आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में जा सकता है, या तो डिजिटल फॉर्मेट में या एनालॉग फॉर्मेट में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, जो आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिंग फैक्टर है जिससे आपका ट्रांसमीटर क्या होता है, अफेक्ट होता है, वो होती है नॉइज एंड एटेन्यूएशन। आपने देखा होगा कई बार आप टेलीफोन लाइन में बात कर रहे होते हैं, अगर टेलीफोन लाइन में डिस्टरबेंस होती है तो आपको जो आपसे फ़ोन पे बात कर रहा होता है उसकी आपको बार बार आवाज़ नहीं आती है प्रॉपरली, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़, कि आपके उस चैनल में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, एक्सटर्नल वे से आई है, जिसके कारण आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉइज़ इज़ द एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। नॉइज़ क्या होती है, एक बाहर से आने वाली डिस्टरबेंस होती है जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब आपके पास डेटा ट्रांसमिट होकर आता है। जैसे हमने अभी बात करी कि आप टेलीफोन लाइन पे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अगर बीच में जो वो डेटा आपका मतलब कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो जो भी चैनल उन्होंने यूज़ करा है उस चैनल में अगर प्रॉब्लम है, नॉइज़ आ गई है बाहर से, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, या कट कट के आपके पास उसकी आवाज़ आएगी, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़। एंड एटेन्यूएशन क्या होती है, एटेन्यूएशन होती है जो आपका एक सिग्नल है, ठीक है, वो जिस स्ट्रॉन्ग उसमें आ रहा है, वो उसका जो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन होने लगती है जैसे जैसे वो आगे ट्रेवल करता है। दैट इज़ वाई हम बीच बीच में रिपीटर लगाते हैं, जिससे कि वो उसकी जो स्ट्रेंथ होते हैं उसको वो इंक्रीज करता चला जाता है बीच बीच में, और जिससे वो आगे भी उसी ही अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ में वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत जब एक सिग्नल बहुत दूर से एक दूसरी जगह पे जा रहा होता है तो उसका बीच में वीक होना पॉसिबल होता है काफ़ी हद तक, दैट इज़ कॉल्ड एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कमज़ोर होना, कि आपका जो सिग्नल है वो कमज़ोर हो गया। जैसे कि आप एफएम रेडियो को दे सकते हैं, रेडियो एफएम आप सुनते हैं अपने मोबाइल पे, या आपके पास जो भी ट्रांजिस्टर है उस पर सुनते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है वो उस समय सिग्नल, तो आपको गाने और सब कुछ बहुत इजी अच्छे से सुनाई देंगे। अदरवाइज अगर सिग्नल लो है, बारिश हो रही है, और तो आपका वो जो सिग्नल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और आपको वो ढंग से सुनाई नहीं देगा, दैट इज़ कॉल्ड एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन क्या होता है, डिफाइंड एट डी जनरेशन ऑफ सिग्नल्स, कि आपका जो सिग्नल है वो डिग्रेड हो गया है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, जिसके कारण आप कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो सबसे पहले हम आज यही देखेंगे कि हमारे जो डाटा कम्युनिकेशन है होता कैसे। बेसिकली एक सोर्स होता है, वो कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है, सोर्स क्या होता है अभी हम आगे करेंगे इसके बारे में डिस्कस, कि उस सोर्स से वो डेटा जाएगा, उसे फिर एनकोड किया जाता है। एनकोड यानी कि अपना एक बाइनरी फॉर्मेट या डिजिटल फॉर्मेट में उसे एनकोड किया जाता है, और फिर उसको एनकोड करके एक चैनल के थ्रू, वो चैनल कोई भी हो सकती है, आपकी टेलीफोन लाइन या कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू वो भेजी जाती है आपके डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले एक डिकोडर रिसीवर होता है जो उसे अटेंड करता है, उसे रिसीव करता है, और वो जो भी सिग्नल आए उन्हें रिकॉर्ड करता है, और डिकोड करके वही जो उसका वो फॉर्मेट है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये बीच में एक नॉइज़ हमने अभी बात करी है कि जब आप वो चैनल के थ्रू अपना डेटा कुछ भी भेज रहे हैं तो बीच में नॉइज़ भी आ सकती है, जिसके कारण आपका जो डेटा है वो करप्ट थोड़ा बहुत हो सकता है।
ठीक है। सो हम इसको टाइम धीरे धीरे पढ़ते हैं कि सोर्स क्या है। सोर्स क्या है? प्रोड्यूस करता है वो कोई भी मैसेज हो सकता है या सीक्वेंस ऑफ मैसेज, यानी कि ये वो एक भी मैसेज हो सकता है या काफ़ी सारे मैसेज भी हो सकते हैं, ये आपका सोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। टू बी कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर, जो रिसीवर है उससे कम्युनिकेट करने के लिए वो कुछ मैसेज या सीक्वेंस ऑफ मैसेज क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और जो सोर्स का आउटपुट है, यानी कि वो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो किस में हो सकता है? वो किसी भी वेवी फॉर्म में हो सकता है, यानी कि एनालॉग हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स फॉर्म में भी वो हो सकता है। ठीक है। ये हुआ सोर्स। ऐसे ही हम एनकोडर के बारे में पूछेंगे कि एनकोडर होता क्या है। बेसिकली एनकोडर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है जो आपका सोर्स मैसेज आया है उसके ऊपर वो क्या करता है? एनी प्रोसेसिंग जिसको वो उसको जो आपने डेटा भेजा है आपके सोर्स ने, ठीक है, उसको वो एनकोड करता है जिसको वो चैनल एक्सेप्ट कर पाए, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। ठीक है। और ये जो प्रोसेसिंग होती है ये कुछ भी कहला सकती है। इसको मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन हम पढ़ेंगे। वैसे ये क्लर्क एंड पीओ लेवल पे नहीं आती है, लेकिन मॉड्यूलेशन होती है इसमें टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, इस तरीके से मॉड्यूलेशन होती है। डेटा रिडक्शन होता है कि डेटा को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है जिससे कि वो इजीली जल्दी से ट्रैवल कर जाए। इंसर्शन ऑफ रिडेंडेंसी टू कॉम्बैट, कॉम्बैट यानी कि उससे सामना करना। कोई अगर आपके वो क्या करता है, जब कोई आप डेटा भेजते इधर से उधर, मतलब कि एक ए जगह से आप बी की तरफ डेटा भेज रहे हैं, तो वो क्या करता है उस डेटा को थोड़ा सा रिडेंडेंसी कर देता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा अपना डुप्लीकेट डेटा और डाल देता है। कारण कि अगर बीच में अगर नॉइज आ जाती है यहाँ पर, तो वो आपका जो डेटा है अगर वो थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा वो लॉस हुआ है, तो क्योंकि हमने थोड़ा सा डुप्लीकेट करके डेटा भेजा है तो उसके वो डुप्लीकेट डेटा से उसको वो दोबारा से आपका रिकवर कर सकता है, ओरिजिनल डेटा के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सब प्रोसेसिंग किसके अंदर आती है? आपके एनकोडर में, कि वो ये सब कुछ करता है, मॉड्यूलेशन करना, डेटा को रिड्यूस करना, इसी तरीके से कुछ रिडेंट करके यानी कि डुप्लीकेट करके डेटा को डालना, कि जिससे कि अगर बीच में नॉइज आ जाती है तो वो उस डेटा को दोबारा से रिकवर किया जा सके डुप्लीकेट डेटा लेके। उसके बाद आते हैं एनकोडर बेस्ड ट्रांसमीटर, जिसे हम चैनल भी बोलते हैं, कि कौन से वो उस वे में हम आगे बढ़ा रहे हैं, किस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चैनल। चैनल इज द मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल। चैनल क्या होता है? किसी भी वो मीडियम होता है जिसके थ्रू आप अपना सिग्नल क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। कहाँ पे? एक जो आपको ट्रांसमिट कर रहा है वो वहां से लेकर आपके रिसीवर तक के बीच में एक चैनल यूज होता है। इट मे बी ये कोई भी टेलीफोन लाइन हो सकती है या कोई भी एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो लिंक हो सकता है। ठीक है। और जो आपका चैनल होता है ये बहुत सारे तरीके के नॉइज डिस्टरबेंस से भी अफेक्ट हो सकता है। जैसे हमने अभी आपको टेलीफोन लाइन का ही आपको एग्जांपल दिया था कि कई बार टेलीफोन लाइन में आपको डिस्टरबेंस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। एंड अ चैनल सब्जेक्ट टू नॉइज इज कॉल्ड नॉइजी चैनल। अगर इस तरीके का अगर नॉइज आता है आपके चैनल पे तो ऐसे चैनल को क्या बोलते हैं? नॉइजी चैनल। और इसके लिए इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम से एरर करेक्टिंग कोड का यूज किया जाता है, जिससे कि जो नॉइस के थ्रू हमारा डेटा करप्ट हो गया है वो क्या करा जा सके? ठीक करा जा सके, उसे रिकवर किया जा सके। एरर करेक्टिंग कोडिंग भी अपने में एक टॉपिक है कि कैसे हम कोई एरर आ गया है डेटा को रिसीव करते हुए तो उसे कैसे करेक्ट किया जाए। लेकिन ये पीओ और क्लर्क के बेस पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये आईटी, गेट और नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि आपका डिकोडर, जब आप चैनल्स के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं तो डेस्टिनेशन से पहले पहुंचने से पहले क्या मिलता है उसे? डिकोडर। डिकोडर क्या करता है? डिकोडर रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग ऑफ अ चैनल आउटपुट। ये क्या करता है? जो भी आपके चैनल से आउटपुट आया है, यहाँ से जो भी आउटपुट आया है दैट इज कॉल्ड आउटपुट, इसके ऊपर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है फ्रॉम द चैनल टू प्रोड्यूस एन एक्सेप्टेड रेप्लिका। रेप्लिका हमने ऑलरेडी बताया है, उसका जो डुप्लीकेट फॉर्म होता है उसे कहते हैं रेप्लिका ऑफ द इनपुट एट द डेस्टिनेशन। वो क्या करता है? जो भी आउटपुट आया है चैनल से उसको कन्वर्ट करता है उसके बिल्कुल डुप्लीकेट फॉर्म जो कि उसे सोर्स से मिला था,
ठीक है ना, यहाँ से उसमें कन्वर्ट करता है और एज एन इनपुट किसको भेजता है, डेस्टिनेशन को। ये काम होता है डिकोडर का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन कुछ नहीं है, डेस्टिनेशन आपका रिसीवर होता है। इट मे बी आपका कोई वो पर्सन हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको वो एक आपका मैसेज जाना है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ से इसे ये एक आपका क्या कहलाएगा, सोर्स, ठीक है। इस मैंने यहाँ से कोई भी एक फाइल आपको भेजी, ठीक है। तो इससे बीच में कौन मिलेगा, आपका एक मॉडम, ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा आपका एनकोडर। क्या कहलाएगा ये आपका एनकोडर। मॉडम का काम क्या होता है कि डिजिटल फाइल को किस में कन्वर्ट करता है, वो आपके डिजिटल जो आपने डेटा भेजा है डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, वो उसे एनालॉग फॉर्मेट में, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स में उसे क्या करता है, वो उसे कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद ये मेरा जो मॉडम से होता हुआ डेटा किसके थ्रू गया है, टेलीफोन लाइन के थ्रू गया हुआ है, ठीक है। टेलीफोन लाइन क्या कहलाएगी यहाँ पे, टेलीफोन लाइन आपकी कहलाएंगी यहाँ पे चैनल, ओके। वो बैंड जिसके थ्रू आपने अपना डेटा भेजा, फिर बीच में आपको मिलेगा, फिर जब वो पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे तो उस डेस्टिनेशन का भी अपना क्या होगा, मॉडम होगा, दैट इज कॉल्ड डिकोडर। डिकोडर का काम क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल को, ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन, यानी कि हम मैंने जिसे भेजना था उसके कंप्यूटर पे, और ये क्या कहलाएगा आपका डेस्टिनेशन, ओके। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हुआ। इस तरीके से अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड को कोई फाइल भेज रही हूँ तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, सिस्टम कॉम्बिनेट करेंगे एक दूसरे के हमारे। अब आ जाते हैं कुछ स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, मे बी ट्रांसमिट, आप अपना जो डेटा है उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट में। एनालॉग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसे वेवी फॉर्मेट को हम एनालॉग कहते हैं, और जो डिजिटल फॉर्मेट जो बाइनरी डिजिट के बेस में जाती है दैट इज कॉल्ड आपके डिजिटल फॉर्मेट डेटा, ठीक है। और ये आपका जो पाथ हो सकता है, ये सीरियल पाथ भी ले सकता है या पैरेलल पाथ, यानी कि एक ही पाथ यूज हो रहा है, यहाँ से लेकर ए के लिए बी का जो पाथ है वो एक ही है, और एक के पास बी के पास डेटा पहुंचाने के लिए पैरेलल पाथ, यानी कि 4 ये पाथ यूज करे गए, ठीक है। पैरेलल पाथ के थ्रू यहाँ से ए के पास बी के पास डेटा गया है, तो ये भी एक फॉर्मेट हो सकता है कि सीरियली आपका डेटा जा रहा है या पैरेलली जा रहा है। डेटा आपका असिंक्रोनसली और असिंक्रोनसली भी सेंड किया जा सकता है। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, व्हेन बोथ द सोर्स एंड रिसीवर, जब आपके दोनों जो सोर्स होते हैं, यानी कि ये आपका सोर्स हुआ और ये आपका क्या हुआ, डेस्टिनेशन हुआ, ये जब दोनों ही सेम टाइमिंग को फॉलो नहीं कर रहे होते, यानी कि ये कभी भी भेज रहा है, ये कभी भी उसे रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। और सिंक्रोनस में क्या होता है कि वो दोनों ही सेम सीक्वेंस, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, सेंडर एंड रिसीवर एग्री ऑन द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ डेटा, मतलब कि वो दोनों ही एक ही टाइमिंग पे वो डेटा यहाँ से भेज रहा है, वहां से आपका डेस्टिनेशन क्या कर रहा है, रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, स्पीड और ट्रांसमिशन क्या होती है। दे स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन प्ले अ मेजर रोल, आपका सबसे ज़्यादा रोल उसका सबसे ज़्यादा इसमें परफॉर्म होता है। जितनी अच्छी स्पीड होगी ट्रांसमिशन की, आपके पास डेटा उतनी तेजी से आएगा। हाउ फास्ट डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। अगर आपकी बैंडविड्थ स्लो है, कम है, आपका 56 KB पे आ रहा है, यानी कि आपका इस समय बहुत ही हल्की स्पीड है, अभी मैं कहूँ 1 MBPS पे आपके पास डेटा आ रहा है, तो आपका डेटा बहुत तेजी से आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इज अ डेटा ट्रांसमिशन रेट। बैंडविड्थ क्या होती है, वो डेटा ट्रांसमिशन की रेट दैट टेल्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बताती है कि आपका इतना, मतलब कि अगर आपकी 56 kbps यानी कि सिर्फ 56 किलोबाइट का ही आपका जो है वो डेटा क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है पर सेकंड। 1 MBPS का मतलब क्या है कि 1 मेगाबिट्स का डेटा आपका पर सेकंड
ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि कितना सारा डेटा एक ही सेकंड में ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे कितना कम डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये वो अमाउंट डिसाइड करती है कि आपका इंफॉर्मेशन कितना आपका ट्रांसमिट हो रहा है पर सेकंड, और इसे हम किस में मेजर करते हैं, बिट्स पर सेकंड में, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड अलोंग अ चैनल। और ये किसके थ्रू आपका ट्रांसमिट होता है, कोई भी एक चैनल यूज किया जाएगा उसके थ्रू। इट इज मेजर्ड इन किलोबिट्स, ये किस में आपका करा जाता है, किलोबिट्स में, जिसे हम कहते हैं 1000 ऑफ बिट्स पर सेकेंड। आपके जो 1000 बिट्स पर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, 1 kbps। ऐसी आपकी 1 mbps को हम किस में काउंट करेंगे, mbps को मिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड में। ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, दैट इज व्हाई वी मेड दिस वीडियो। ये पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है आपका। आगे बढ़ते हैं, पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग होती क्या है बेसिकली, दिस टर्मिनोलॉजी हैज स्टार्टेड फ्रॉम टेलीफोन नेटवर्क। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, टेलीफोन नेटवर्क से, वेयर स्विचिंग ऑफिसेज वर प्लेस हैविंग स्विचेस दैट वर यूज्ड टू क्रिएट कनेक्शन फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब कि एक्चुअली बेसिकली क्या है कि आपका एक ऑफिस है, उसमें काफ़ी सारे आपके क्या है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड 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 है, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी, ये सी, ये डी, ये आपका ई, ठीक है। इस तरीके से ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है बेसिकली, सर्किट स्विचिंग में होता है क्रिएटिंग अ स्विच्ड पाथ फॉर एंटायर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो टेलीफोन कॉल का कनेक्शन होता है इज एस्टेब्लिश बाय स्विचिंग एंड इज अवेलेबल फॉर होल्ड कम्युनिकेशन। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि सपोज ए को कम्युनिकेट करना है सी से, किससे करना है, सी से। तो एक पाथ डिसाइड किया जाएगा कि वो कैसे करेगा। एक तरीका हो सकता है कि ए से, डी से, ई से होता हुआ वो किस पे गया, सी पे। दूसरा पाथ हो सकता है ए से, बी से, फिर वो किसके पास गया, सी पे। ऐसे ही हो सकता है ए से, ई से, फिर वो गया सी से, ठीक है। ऐसे ही वो ए, फिर डी, फिर बी, फिर वो सी, इस तरीके के बहुत सारे वो पाथ ले सकता है। इसमें से उसको जो कंफर्टेबल लग रहा है कि भाई इस वाले पाथ में कंजेशन कम है, यानी कि यहाँ पे डेटा का फ्लो कम हो रहा है, तो हम ये वाला ले लेते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम कम होगी। तो अगर ए बी सी, यानी कि अगर सर्किट स्विचिंग में ये पाथ डिसाइड हो गया, तो थ्रू आउट द कम्युनिकेशन, जब तक वो कॉम्बिनेशन का जो सेटअप बना हुआ है तब तक वो कम्युनिकेशन इसी पाथ के थ्रू होता हुआ जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइंस में क्या होता है कि अगर एक सेटअप जो बन गया, सो जब तक फोन नहीं कटेगा वो उसी सेटअप के थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा। जबकि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में मैसेज इज ब्रोकन इन स्मॉल पैकेट विच आर हैंडेड ओवर फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू मैनी स्मॉल स्टेप्स। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि आपको ए को डेटा भेजना है सी के पास, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी डेटा है, सपोज आपका एक बहुत बड़ा डेटा है, इसे 4 स्मॉल पैकेट्स में क्या करा गया, इसे तोड़ दिया गया। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे चारों के चारों पैकेट आपके इसी पाथ को फॉलो करे कि वो ए से बी के पास जाए, फिर वो सी के पास जाए। सपोज जो बी है वो ब्रेक डाउन हो गया है, या फिर उसके पास ज़्यादा कंजेशन है, तो वो कोई और मतलब कि एक हो सकता है कि वो एक पैकेट को इस यहाँ से भेज दे, दूसरे पैकेट को वो डी से, ई से और होता हुआ सी के पास भेजे, तीसरे पैकेट को वो ए से, ई से होता हुआ सी के पास भेज दे। इस तरीके से वो क्या कर सकता है, आपका डेटा भेज सकता है। पैकेट्स में क्या करता है, वो उसे तोड़ देता है आपके डेटा को, ठीक है। तो वो एक सेम रूट अपनाता नहीं है। ये इसके आपके क्या कह सकते हैं, बीच में डिफरेंसेस है कि जो सर्किट स्विचिंग है वो एक ही आपका लेके चलती है फॉर्मेट, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है उसी के बेस पे वो आगे करती रहती है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में वो अपना पाथ चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये होता है पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग। इसको बहुत डिटेल में हम जब आईटी ऑफिसर की वीडियो बनाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। पीओ और क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए इनफ है।
आगे बढ़ते हैं मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के जो मोड्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली 3 तरीके होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे ये एक आपका ए है और यहाँ पे ये बी है। तो अगर यहाँ पे जो ए है वो सिर्फ ए को बी को डेटा ए के डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, लेकिन बी जो है अपना डेटा ए को नहीं भेज सकता, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता रहता है हमेशा। तो इन सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन डेटा फ्लो इन यूनि डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो रहता है, यानी कि डेटा जो ट्रेवल्स करता है ओनली इन वन डायरेक्शन में करता है, यानी कि फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मतलब कि सेंडर भेज रहा है और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है, लेकिन रिसीवर सेंडर को कुछ नहीं भेज सकता। द रिसीवर कैन नॉट रिस्पॉन्ड बैक टू द सेंडर। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका टेलीविजन स्टेशन है। जैसे कि आप जो है टेलीविजन जब देख रहे होते हैं अपने केबल टीवी पे, तो आपके पास सिग्नल आ रहे होते हैं, यानी कि एक सिंपलेस्ट का एग्जांपल है, लेकिन आप रिटर्न बैक कुछ नहीं कर सकते हो कि आप कुछ जहाँ से वो सिग्नल आ रहे हैं उनको कोई मैसेज भेज सकते नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तरीके का जो फॉर्मेट आता है ये कहलाता है आपका सिंप्लेक्स। जो सेकंड वन था हाफ ड्यूप्लेक्स, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका जो ए है और ये आपका बी है, इसमें ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर सकते हैं वन एट अ टाइम। क्या कर सकते हैं? वन एट ए टाइम। यानी कि अगर ए बी को कुछ भेज रहा है तो बी ए को कुछ उसी समय पे नहीं भेज सकता है। ऐसे जब बी ए को कुछ भेज रहा है तो ए बी को उसी वक्त पे नहीं भेज सकता, यानी एक वक्त पे एक ही जो आपका स्टेशन है वो दूसरे स्टेशन को क्या दे सकता है? सिग्नल दे सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरे वाले को तब तक आइडल बैठना पड़ेगा जब तक कि ए बी को पूरा डेटा ना दे दे। बी को देना है तो पहले उसे ए का पूरा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही ए का सारा डेटा उसके पास आ जाएगा सिग्नल, फिर वो अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। फिर उस वक्त पे ए को आइडल बैठना पड़ेगा, उसे सिर्फ रिसीव करना पड़ेगा, वो उस समय कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बी उस समय डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? व्हेन डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। मतलब लेकिन क्या होता है कि एक वक्त पे एक ही जो स्टेशन है वो ही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। अगर आपने जो पुलिस स्टेशन पे देखे होंगे वॉकी टॉकी, इसमें वो ओवर का वर्ड यूज करते हैं जब वो इधर से कोई बोलता रहता है और जब वो बोलना बंद कर देता है तो वो वहां से ओवर एंड आउट बोलता है, फिर जो रिसीवर उसे सुन रहा होता है फिर वो अपना जो भी उसे मैसेज देना होता है वो बोलना शुरू करता है, और फिर जब उसका खत्म हो जाता है फिर वो ओवर एंड आउट यूज करता है। तो इस तरीके से आपका वन एट अ टाइम का चल रहा है कम्युनिकेशन यहाँ पे, कि एक वक्त पे एक ही ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरा उस समय चुप है, उस समय वो कुछ नहीं कर रखा है। ठीक है, इन सच सिस्टम सेंडर्स एंड रिसीवर बोथ ट्रांसमिट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, जो आपका सेंडर और रिसीवर होते हैं दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी में क्या होते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। थर्ड है आपका लास्ट फुल डुप्लेक्स मोड। इसके अंदर क्या होता है, ये आपका ए है और आपका बी है, इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है एक साथ, यानी ए बी को अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और बी ए को अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा टेलीफोन। ओके, जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं तो मैं अपनी फ्रेंड से जो भी बोल रही हूँ मैं बोलती रहूंगी, साथ ही साथ उसने अगर कुछ बोलना है तो वो भी उसी वक्त पे मुझे कुछ बोल सकती है। वो वेट नहीं करेगी कि वो मेरा वेट करेगी कि मैं कब अपनी बात खत्म करूंगी तभी वो बोलना शुरू करेगी। तो ये एक फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल है जहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो इन फुल डुप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है एक ही वक्त पे। इसका मतलब क्या है कि बोथ द डिवाइसेस, यानी दोनों डिवाइसेस क्या है, इन अ नेटवर्क कैन सेंड, क्या कर सकती है वो सेंड कर सकती है और रिसीव कर सकती है डेटा एट द सेम टाइम। और इस मोड में जो सिग्नल्स होते हैं गोइंग इन अदर
डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी, यानी कि इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, और वो कैपेसिटी को क्या करते हैं, आपकी शेयर करते हैं. हाफ ऑफ द बैंडविड्थ इज यूज्ड फॉर सेंडिंग डेटा इन वन डायरेक्शन व्हाइल द अदर हाफ इज यूज्ड फॉर रिसीविंग डेटा फ्रॉम अदर डायरेक्शन. यानी कि आपके चैनल की जो भी बैंडविड्थ है उसका जो हाफ है वो डेटा सेंड करने के लिए यूज करी जाएगी उसकी कैपेसिटी, और जो उसका हाफ है उसको रिसीव करने के लिए यूज की जाएगी. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टेलीफोन कन्वर्सेशन. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एंड होता है. हम और अभी वीडियो इसके लेकर आने वाले हैं. आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और ये हमारे करंट अफेयर फंडा का पेज का लिंक है, और ये ट्विटर लिंक का भी आपको, ट्विटर हैंडल का लिंक भी नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है उसका भी आपको जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई भी हमारे वीडियो बनवाने हैं अपने आईटी से रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे को डू कमेंट. आपको कैसा लग रहे हैं हमारे वीडियोस, आप उसके बारे में बता सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं. सो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.